Hello everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for Competitive Exams. आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके सभी एग्ज़ाम्स अच्छे से हो गए होंगे। कुछ एग्ज़ाम्स जैसे कि पंजाब सब इंस्पेक्टर इन टेक्निकल सेक्शन, देन सुपरवाइज़र्स, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा और अभी तक जिस तरह से मुझे सुनने में मिला है वो यही है कि हमारी जो वीडियोस कवरेज थी जिसमें मैंने MCQs के फॉर्म में आपके साथ डिस्कशंस कराई थी, स्पेसिफिकली इन द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इन दोनों को हमने एट लेंथ जो है वो डिस्कस किया था। दीज हैव बीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कैंडिडेट्स, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं दीज आर इन वेटिंग, जैसे कि इन जनवरी इटसेल्फ बहुत अच्छा एग्ज़ाम आने वाला है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का। इसी तरह से SSC CGL के एग्ज़ाम्स भी अभी आने वाले हैं। तो अभी तक की वीडियोस की सक्सेस को देखते हुए अभी उसी ही सेम पैटर्न को कंटिन्यू करती हूँ मैं, और अभी जो नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट्स मोस्ट यूज़फुल एरिया और बहुत आसान लगता है, लेकिन MCQs करते हुए स्टूडेंट्स अक्सर जो है बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो आज से मैं वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, जिसमें कि MCQs के फॉर्म में आपके साथ डिस्कशन करूंगी और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मटेरियल जहां पे कि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स में क्लैरिटी कम होती है, वो सब भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अगेन इन अ पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता हो, अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ वीडियोस की कवरेज करते हैं और फिर उसके बाद एज़ पर योर पॉपुलर डिमांड जो भी एरिया आप डिमांड करेंगे उसके साथ मैं वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन विद इट्स वेरी बेसिक्स, जहाँ पे कि हम प्रियम्बल और दूसरा जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और साथ साथ ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और वो फैक्ट्स जो अक्सर आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा रिलेटिंग टू द टॉपिक ऑफ प्रियम्बल, which one of the given objectives are stated in the preamble to the constitution। तो इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बारे में preamble of the Indian Constitution बात करता है। ऑप्शंस है हमारे पास, फर्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इसके जो हमें आंसर देने हैं वो बेटा कोड्स की फॉर्म में है, तो हमारे पास मल्टीपल कोड्स हैं। सो आंसर इज A, 1, 3 and 4 ओनली। देखें कैसे। पॉलिटिकल जस्टिस की क्या बात करता है प्रियम्बल? यस, डेफिनेटली स्ट्रेट वर्ड्स में करता है, बिकॉज जस्टिस में हम टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। और इसको लेके मैं अभी आपको सबसे पहले कंप्लीट प्रियम्बल ही डिस्कस करवा देती हूँ। तो हमारी प्रियम्बल की वर्डिंग कैसे है बेटा? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये मेजर टर्म्स हैं, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और हमने क्या प्रोवाइड करना है सिटीजन्स को? जस्टिस। जस्टिस कितने तरह का है बेटा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और इसके साथ ही लिबर्टी कैसी है? ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कैसी देनी है हमने? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और उसके साथ ही हमने क्या करना है? टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सब में क्या लेके आना है? भाईचारा, फ्रेटर्निटी, एंड assuring the dignity of the individual and unity of the nation। and इस particular date को कब? in our constituent assembly we do hereby enact on 26th day of November 1949 adopt, enact and give to ourselves the Constitution of India। So this is the complete wording। तो इसमें exactly बेटा mention है हमें कि हमें क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जस्टिस है, तो जस्टिस सोशो इकोनॉमिक पर्टिकुलर आपको मेंशन किया गया है, पॉलिटिकल 3 तरह का है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें बाय हार्ट याद हैं तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। कैसे? यहाँ पे हमें क्या दिया गया है?
पॉलिटिकल जस्टिस, तो जस्टिस में हमें एग्जैक्टली मेंशन था, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हमें एग्जैक्टली टर्म सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 टर्म्स मेंशन है, तो क्या पॉलिटिकल जस्टिस हो गया? यस, इट इज बीइंग डन। इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी में अगर हम बात करें तो लिबर्टी में अभी हमने क्या डिस्कस करा है? सो लिबर्टी में इकोनॉमी टर्म नहीं यूज हुआ बेटा, लिबर्टी में आप देखिए थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 टर्म्स हैं, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ पे कहीं पे भी इकोनॉमिक टर्म नहीं आती है। सो इन दैट वे इस क्वेश्चन के अंदर जो ये टर्म है इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज प्रियम्बल इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, यस, है ना, तो एग्जैक्टली टर्म मेंशन है, और उसके साथ ही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये टर्म्स भी हैं। सो इन दैट वे कोडिंग में अगर हम देखें 1, 3 एंड 4 आर गोइंग टू बी द राइट ऑप्शंस। क्वाइट इजी, लेकिन तभी है बेटा अगर आपको प्रियम्बल याद है तो, क्योंकि इसमें हम कॉमन सेंस से आंसर नहीं कर सकते कि हाँ जी ठीक है लिबर्टी तो प्रोवाइड करते ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें इकोनॉमिक भी रही ही होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो एग्जैक्टली टर्म्स मेंशन है, उसी को लेके ही आपको हमेशा आंसर्स में कोड्स को चेक करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है वो फिर से प्रियम्बल के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। नाउ दिस इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है द प्रियम्बल वाज इनेक्टेड बिफोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो प्रियम्बल है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने से पहले ही इनेक्ट कर दिया गया था। क्या ये सही है? सेकेंड, द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946। ये आया कहाँ से है? प्रियम्बल किसके ऊपर बेस्ड है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, डेफिनेटली सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज हमारा प्रियम्बल जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ है उसके साथ ही उस ही पर्टिकुलर डेट को हमने अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया है। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, इसको हम चूज नहीं करेंगे। और इसके साथ रिलेटेड थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन की डिस्कशन जो है वो अभी हम कर लेते हैं। नाउ प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ओरिजिनली एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, ठीक है, उसको पेश किया था, उसको मूव किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया था। कब किया था? इसकी डेट भी याद रखिएगा, ऑन 13 दिसंबर 1946। 1946 के अंदर जब हमारी असेंबली में काम चल रहा था, हमारी असेंबली फॉर्म हुई थी, उस टाइम पे 13 दिसंबर को जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था। और ये हमें इतना पसंद आया कि वी एक्सेप्टेड इट ऑन 22 January 1947 and adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949। तो हमने 22 January 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया था एज अ फॉर्म ऑफ प्रियम्बल, बिकॉज हमें ये इतना रेलिवेंट लगा था, ठीक है, टू फॉर्म द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो वर्डिंग है बहुत ही ज़्यादा कंसाइज है, प्रिसाइज है, और इसके साथ साथ ही ये जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के माइंडसेट है उसको रेफर करता है, ठीक है। और इसको फिर जब अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, और उसके बाद फिर एक्सेप्ट करने के बाद ये अडॉप्शन इज द सेम डेट, दैट इज विद द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949। और हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन डेट, ठीक है, और कंप्लीट जो है उसकी इन्फोर्समेंट इम्प्लीकेशन डेट दैट इज डिफरेंट। तो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि हमने उसको कंप्लीटली इन्फोर्स किया था 26 जनवरी 1950। क्यों? इसकी डिस्कशन भी पहले वीडियोस में कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। बिकॉज 26 जनवरी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, बिकॉज 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पूर्ण स्वराज डे मनाया था। तो इट वॉज वेरी क्लोज टू 26 नवंबर, तो इस वजह से वी वेटेड, हमने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लागू करने के लिए इस डेट तक वेट किया।
जनवरी 26 जनवरी तक वेट किया, जबकि इसके साथ ही हमने 4 प्रोविजंस जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही हमने वो इम्प्लीकेट कर दिए थे, लागू कर दिए थे। कौन कौन से? सिटीजनशिप की बात करी हमने, प्रोविजनल पार्लियामेंट की बात करी हमने, इलेक्शंस के साथ, और चौथा क्या था? सर्टन टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो ये 4 चीजें हमने तभी जो है वो लागू कर दी थी, और बाकी कंप्लीट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हमने वेट किया 26 जनवरी 1950 तक। लेकिन अगर हमें कोई ये पूछता है कि क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन से पहले, सो दिस इज रॉन्ग। इसको हमने एक्सेप्ट किया था एज अ प्रीएम्बल ऑन 22 जनवरी 1947 को। इस टाइम पे टर्म इज एक्सेप्टेड नॉट अडॉप्टेड, ठीक है। तो हमने इसको जो अडॉप्ट किया, अपने आप को दिया एंड कॉन्स्टिट्यूट अवरसेल्फ, दैट इज ऑन द सेम डे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया। एंड इन द सेम वे जैसे ही हमने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया, उसी के साथ ही प्रीएम्बल भी इन्फोर्स हो जाता है। तो थोड़ा सा शब्दों का खेल है बेटा, देखने में चीजें आसान लगती हैं लेकिन शब्दों के चक्कर में आप फंस सकते हैं। अडॉप्शन और एक्सेप्टेंस को मिक्स मत कीजिए। हमारी असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल एक्सेप्ट किया। फिर से बोल रही हूँ, ऑन 22 जनवरी 1947। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले अडॉप्ट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि इसकी अडॉप्शन का टर्म यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। डन? आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Now coming to the third question, which of the following words was or were added to the preamble of the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो preamble है वो एक बार उसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट हुई थी, और वो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि क्या क्या चीजें हमने अमेंड की थी तब। टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, डिग्निटी, तो इनमें से कौन कौन सी टर्म्स हमने ऐड करी थी? यस, दिस इज 1 and 2 ओनली, सोशलिस्ट एंड सेकुलर ओनली, ठीक है, क्योंकि यूनिटी एंड डिग्निटी वर ऑलरेडी देयर। और उसके अलावा 2 वर्ड्स और थे, एक्चुअली 4 वर्ड्स हैं, किसी किसी बुक में 3 बोलते हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी टर्म हमने बाद में ऐड करी है, लेकिन यहाँ पे डिग्निटी है और यूनिटी है, सो दीज टर्म्स आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको आंसर करते हुए सिर्फ कोड्स में सी ऑप्शन को लेके आएंगे, दैट इज 1 and 2। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट प्रीएम्बल के अकॉर्डिंगली गलत है? तो इसमें नॉट करेक्ट को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की फॉर्मेशन किसी में करेक्ट पूछा होता है, किसी में नॉट करेक्ट पूछा होता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है तभी आंसर करिएगा। सो दिस इज नेगेटिव क्वेश्चन, नॉट करेक्ट पूछा गया है। A is it states that Constitution derives its authority from the people of India। ये सही है? Yes, बिकॉज इसकी स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मेन अथॉरिटी जो है, जो बैकअप पावर है, दैट इज एक्चुअली पीपल ऑफ इंडिया। बी है इट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, डेफिनेटली। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी समरी हम कह सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स की पूरी फॉर्मुलेशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करता है। सी इज इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एक्चुअली, सो इसका आंसर सी ही होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये पावर देता है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर की एग्जैक्टली पावर्स जो है वो डिफाइन है, ठीक है। हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट गिवन है जहाँ पे कि जितनी भी डिवीजन ऑफ पावर्स हैं वो दी गई हैं। तो लेजिस्लेचर को जो है वो प्रीएम्बल से एग्जैक्टली पावर्स जो है वो नहीं मिलती हैं। एंड डी इज इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन द कोर्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। प्रीएम्बल को लेके हम कोर्ट्स में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now seventh question, in the context of Constitution of India, the expression of dignity of the individual is explicitly mentioned in। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम पूरे के पूरे उसमें बात करें तो कहाँ पे एग्जैक्टली डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल टर्म जो है वो दी गई है? प्रीएम्बल की वर्डिंग हमें याद है, तो एग्जैक्टली हम बिना सोचे समझे स्ट्रेट वे प्रीएम्बल के ऑप्शन को ढूंढेंगे, उसको टिक करके आगे चले जाएंगे, बिकॉज
यहाँ पे जो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया है, राइट? सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग टू बी डिस्कस्ड मच हियर। नेक्स्ट चलते हैं अभी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग preamble. Okay, first is the British Constitution was the first to begin with a preamble. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो preamble के साथ स्टार्ट हुआ। दूसरा है preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution. हमारा जो preamble है वो objective resolution के ऊपर based है। बताना क्या है, हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विदाउट एनी डाउट। सेकेंड जो आपकी स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू, सो बी इज ट्रू ओनली बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रेम्बल था, दिस इज ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जो है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, इसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो की शुरुआत से ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रेम्बल रिवील्स अबाउट। प्रेम्बल हमें क्या क्या बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है, क्या ये बताता है? यस, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारा जो इंडियन स्टेट है इसकी नेचर किस तरह की है, ये क्या हमें बताता है। एंड थर्ड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम क्या चाहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है। एंड फोर्थ इज डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया। वेरी इजी क्वेश्चन, चारों की चारों ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब थोड़ा बात करेंगे बेटा हम अनदर टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज रिगार्डिंग शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स को लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन रिलेटिंग टू। सेकंड शेड्यूल के अंदर किन किन जो है आपके टॉपिक्स के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिए गए हैं। सो कौन कौन सी हमारी ऐसी ऑफिशिएटिंग जो है वो पोस्ट हैं। सेकेंड शेड्यूल एक्चुअली है किस बारे में, रिगार्डिंग सैलरीज। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। फर्स्ट इज कैग, सेकंड इज जजेस ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फोर्थ इज मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो किन के बारे में, किन ऑफिसर्स के बारे में बात करता है? यस, कोड्स है हमारे पास, और इसमें 1 and 2 कंट्रोलर, कैग एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इन दोनों की सैलरीज के बारे में बात करता है, नॉट विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बिकॉज आप लोग कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ यही पढ़ते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल इज डिफाइनिंग इंडिया, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल इज डिफाइनिंग योर सैलरीज, थर्ड शेड्यूल इज रिगार्डिंग योर ओथ्स एंड अफर्मेशंस, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से ऑफिशिएटिंग एरियाज को लिया गया है, ऑफिशिएटिंग पोस्ट को लिया गया है, ये आप लोग अक्सर नहीं पढ़ते, जिस वजह से कि ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं। तो इसके साथ रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन अभी डिस्कस करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ, क्या क्या है इसके अंदर, प्रेसिडेंट के बारे में बात है, प्रेसिडेंट की सैलरी है, गवर्नर्स हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, राइट, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात है। ऐसे ही चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ योर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा की बात है। फिर उसी तरह से ही स्टेट्स की लेवल पे जाते हैं तो स्टेट्स की भी बात आती है, कैसे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, और उसके साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी हैं। उसके बाद जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड इवन हाई कोर्ट ऑल्सो, एंड देन कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली इन्हीं सिर्फ पोस्ट के बारे में, इन्हीं सैलरीज के बारे में सिर्फ बात की गई है। इसको जरूर याद रखिएगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। और थोड़ा सा और देखें, फर्दर क्वेश्चंस की डेप्थ इंक्रीज हो सकती है, तो यही बातें अगर हम देखें कौन से पार्ट में लिखी गई हैं, साथ ही थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस अगर डिफिकल्ट हुए तो आप कर सकते हैं। कैसे, पार्ट ए के अंदर है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद है तो आर्टिकल्स तो आप समझ ही लेंगे, 59 क्लॉज 3, 65 क्लॉज 3, 158 क्लॉज 3 है। पार्ट बी के अंदर है एक्चुअली प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स फॉर यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, तो इसके अंदर मिनिस्टर्स थे बेटा। एंड इन पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल जो भी आपको एग्जैक्टली मेंशन किए गए थे, बट लेकिन क्या हुआ बच्चा कि आपकी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये जो बी पार्ट है इसको ओमिट कर दिया गया है। तो इसी वजह से इसके अंदर अगर मिनिस्टर्स की बात करते हैं हम, चाहे वो यूनियन के हो या स्टेट्स के हो, तो उसको हम काउंट नहीं करते, बिकॉज दिस हैज बीन ओमिटेड विद द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। पार्ट बी एग्जिस्ट नहीं करता है विद इन योर शेड्यूल सेकेंड, ठीक है। और पार्ट सी के अंदर क्या है,
प्रोविजंस एज टू द स्पीकर, वही आपके सभी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ योर हाउसेस, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, और वैसे ही विद द स्टेट्स दैट इज असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्ट सी इसकी बात करता है। देन पार्ट डी किसकी बात करेगा? जजेस की, और जजेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आ जाते हैं। एंड पार्ट ई इज रिगार्डिंग कैग। याद रखिएगा इस चीज को, बिकॉज इससे आपके इन डेप्थ क्वेश्चंस भी इजीली कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रिगार्डिंग शेड्यूल। नाउ द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशंस आर मेंशन्ड इन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ओथ्स के बारे में जो डिस्कशन है वो कौन से शेड्यूल में है? दिस इज वेरी इजी, थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए डिटेल के अंदर कि कौन कौन से ऑफिसर्स की बात आती है। सो थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द फॉर्म्स एंड ओथ्स एंड अफर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं बेटा, ठीक है। पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स जो भी नॉमिनेशन फिल करते हैं उनके लिए इलेक्शंस के टाइम पे, देन एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, कैग है, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, इनको ओमिट नहीं किया गया, सिर्फ शेड्यूल 2 से इनको ओमिट किया गया है। देन वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के टाइम पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ओथ अफर्मेशन है, और इसी तरह से ही फिर ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेटिव में जो इलेक्ट होके आ जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं, और उसके साथ साथ फिर आपके हाई कोर्ट जजेस हैं। इसको भी अच्छे से लर्न करिएगा, तभी आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम में आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस की हम जो है एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ही ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हमें करना पड़ रहा, आता तो हमें है ही, लिटिल बिट मोर डेप्थ है ना, तो बस इसके लिए ही मैं आपको ये यहाँ पे कवरेज दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अभी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल deals with the provision relating to the division of powers between union and state? Now this is very easy question. कहाँ पे division of power है? फेडरल स्ट्रक्चर है। दिस इज योर 7th शेड्यूल। तो हम सीधा ऑप्शन में ही चेक करते हैं कि कहाँ पे दिया गया है। सो डी में दिया गया है, तो डी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 4th क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर यूज में रहता है। First is it contains a list of central laws and not state laws which cannot be challenged in the court. इसमें लॉज की बात है, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि सेंट्रल लॉज की ही बात है जिससे कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सेकेंड इज इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है। पूछा क्या गया है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक्चुअली ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी गलत हैं बेटा, तो इसमें हम जाएंगे नीदर 1 नॉट 2 के साथ। कैसे? क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली ऐसे जो हमारे लॉज है जिसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट इसमें सिर्फ यूनियन लॉज नहीं स्टेट लॉज भी हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दिया है कि इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, नो वहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते फॉर द 9th शेड्यूल इटसेल्फ। ये न्यूज़ में क्यों रहता है? बिकॉज कोर्ट्स बहुत बार कह चुकी हैं कि अभी इनकी जरूरत नहीं है। 9th शेड्यूल कब लेके आए थे हम? विद वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और क्यों लेके आए थे? क्योंकि हमें लैंड रिफॉर्म्स चाहिए थे, तो हमारे मैक्सिमम लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो इसी ही कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे शेड्यूल के अंदर मेंशन है। और इसमें यही मेंशन है कि व्हाट्सोएवर इज गिवन इन दिस शेड्यूल मेक्स इट नॉन जस्टिशिएबल, इसको लेके आप कोर्ट पे नहीं जा सकते, जो भी लॉज वगैरह यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इसकी रेलिवेंस अब उतनी नहीं रही है और इसको कभी भी लेजिस्लेचर मिसयूज कर सकती है, इस वजह से जनरली ये न्यूज़ में रहता है। और बहुत बार जजेस को लेके बोल चुके हैं कि इसमें कभी भी अगर कुछ ऐसा ऐड किया गया विच इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर हम इसको लेके जुडिशियल रिव्यू करेंगे, राइट। सो 9th शेड्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉज आ सकते हैं, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं है। कुछ भी लॉज अगर हम यहाँ पे रखें तो उसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसकी रेलिवेंस क्या है? डेफिनेटली जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज बहुत सारी लैंडलेस क्लास थी और हमारी जो लैंड है वो एग्जैक्टली मतलब उसके पास उसके लिए जैसे ज़मींदारी सिस्टम था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो बहुत दिक्कत थी उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए। तो फिर जितने भी आपके इमीडिएट उस टाइम पे लॉज लेके आए, जैसे कि जहाँ पे हमने कंसोलिडेशन करा, लैंड कंसोलिडेशन एक्ट्स करे, ठीक है, तो उसको लेके क्योंकि आपको अगर
थोड़ा सा और डीप करें तो पता आपको आता ही है वैसे तो, क्योंकि हमने जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट उस टाइम पे रखा हुआ था। और जब कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी ऐसे लॉज बनाती थी तो स्ट्रेट वे पीपल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिट पिटीशन के साथ वो जा सकते थे, क्योंकि आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट था। तो उसको लेके डिस्कशन करके कि राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए फंडामेंटल राइट के नहीं, टाइम की ज़रूरत थी, और टाइम उस जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस डेफिनेटली हमारे पास नहीं था, और अदरवाइज रिवोल्ट्स हो सकते थे, बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती थी। और क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से नहीं हुए तो कुछ दिक्कतें आई भी। इसी की वजह से ही नक्सलबाड़ी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू कर रही है, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो इन सारी रिफॉर्म्स को अच्छे से जो है वो इम्प्लीकेट नहीं कर पाए, राइट। तो इस वजह से इमीडिएटली फर्स्ट हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हम 9 शेड्यूल लेके आए, और इसमें स्ट्रेट वे जस्ट मेंशन कर दिया कि हम कुछ भी यहाँ पे अगर लॉज बनाएंगे तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और मेनली हमने उस टाइम पे इसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स के साथ रिलेटेड जितने भी हमारे लॉज हैं वो ऐड कर दिए थे, ठीक। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ दिस इज Which of the following schedule of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? Anti-defection हमेशा न्यूज़ में रहता है। The question is very easy. Anti-defection Act हमारा कौन से शेड्यूल में है? This is 10th शेड्यूल है ना। 52nd अमेंडमेंट के साथ हमने 10th शेड्यूल ऐड करा था, तो उसके अंदर जो है ये हमें डिस्कस कराया गया है। Next question is correct statement in the context of 10th schedule of Indian Constitution. कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है regarding your 10th schedule? First, the provision of 10th schedule are not applicable to the members of राज्य सभा। जो 10th शेड्यूल है ये राज्यसभा के मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल जो है वो नहीं होता। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज राज्यसभा के ऊपर भी एप्लीकेबल है और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ए मेंबर डिस्क्वालिफाइड अंडर 10th शेड्यूल विल नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द बाई इलेक्शंस। तो जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है एक बार 10th शेड्यूल के अंडर, तो वो बाई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट, बिकॉज उसको बाई इलेक्शन के थ्रू नहीं, डायरेक्टली जब कभी भी हमारी न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी या न्यू हाउस कॉन्स्टिट्यूट होगा, उस टाइम पे जो है उसको फिर इलेक्शन के थ्रू आना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर टर्म ऑफ दैट हाउस, उसके टर्म के लिए वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर उसके ऊपर जो है वो एंटी डिफेक्शन एक्ट लग जाता है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सी भी चेक कर लेते हैं। द डिसीजंस ऑफ द डिसाइडिंग अथॉरिटी अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल इज फाइनल एंड कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम कोर्ट्स में जा सकते हैं 10th शेड्यूल की इम्प्लीकेशन अगर सही ना हो तो। And D is the question of disqualification under 10th schedule is decided by the presiding officer of the house. No, this is not always, क्योंकि यहाँ पे जब whip की बात होती है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो देखता है, बाकी सारी जो जितने भी इश्यूज हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ फिर फाइनली कोर्ट्स भी हमारी अथॉरिटी है इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो क्या आपको पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट है? तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि विल नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट बाई इलेक्शन। यस, बाई इलेक्शन नहीं, री इलेक्शन फॉर द, मतलब इलेक्शंस फॉर द नेक्स्ट हाउस। यस, जब कभी भी नेक्स्ट हाउस कॉन्स्टिट्यूट होगा तब ही वो जो भी इंसान एंटी डिफेक्शन के अंडर जो है वो आपका मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ है, तभी वो इलेक्शंस को फाइट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आज के लिए आई थिंक दिस इज एनफ। और अब नेक्स्ट वीडियोस में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को, तो आप अच्छे से प्लीज़ ये टॉपिक्स को कवर करिएगा। दोबारा से अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आपको कुछ दोबारा रिविजन्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, और अगर कुछ गैप्स दिख रहे हैं तो वही गैप्स को कवर करना मेरा यहाँ पे काम है इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। और आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, आपको कैसा लगा और क्या आप आगे चाहते हैं जो मैं वीडियो लेक्चर्स में उन टॉपिक्स को जो है वो कवर करना स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, और इसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।